हेलो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 13 जून 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस शहर में 12 जून 2025 को एक भयावह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो कल का दिन बहुत दुखद दिन था दोस्तों। कल एक विमान हादसे का शिकार हो गया। तो ये हुआ है दोस्तों अहमदाबाद में। कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में गुरुवार को दोपहर एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 12 क्रू मेंबर सहित 242 लोग सवार थे। अभी तक जो सूचना आई है इसमें से सिर्फ एक लोग ही बच पाए हैं। यह विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही थी, लेकिन जैसे ही इसने उड़ान भरी तो 1-2 मिनट के अंदर ही यह क्रैश हो गया। टाटा ग्रुप द्वारा मृतकों के परिजन को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, विजय रूपानी का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किस संगठन ने द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस शीर्षक से अपनी 2025 स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेट 2025 की मेजबानी की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगोलिया। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यह अभ्यास 14 से 28 जून तक आयोजित किया जाएगा। यह वार्षिक अभ्यास दुनिया भर के सैन्य बलों को सहयोग करने और अपनी शांति स्थापना क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक साथ लाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन किस मंत्रालय के तहत विकसित किया गया है? राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन जो कि है NEV है। ठीक है, इसका जो एप्लीकेशन लाया गया है ये किसने डेवलप किया है? तो ये किया है दोस्तों संसदीय कार्य मंत्रालय। किसने किया है? संसदीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पुडुचेरी विधानसभा के लिए 9 जून 2025 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री द्वारा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 9 जून 2025 को। नेवा को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं में विधायी कार्यवाही को डिजिटल बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह कानून बनाने में पारदर्शिता, कागज रहित कामकाज और दक्षता लाने के लिए एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन के सिद्धांत पर यह काम करता है। जो है इसका ये है कौन सा एप्लीकेशन है? नेवा। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन की याद में पोसोन पोया त्योहार मनाता है? कौन सा देश है पोसोन पोया त्योहार मनाता है? ये 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन की याद में मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पोसोन पोया श्रीलंका में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण बौद्ध त्योहार है जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में द्वीप पर बौद्ध धर्म के आगमन का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। यह उस क्षण की याद दिलाता है जब भारतीय सम्राट अशोक के पुत्र अरहत महिंदा ने मिहिंताले में राजा देवमपियातीसा को पहला बौद्ध धर्मोपदेश दिया था। इसी के याद में त्योहार मनाया जाता है पोसोन पोया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शहर को जंगली तेंदुओं की उच्च आबादी के कारण तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? किस शहर को ये घोषित किया गया है तेंदुआ राजधानी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। होले माथी नेचर फाउंडेशन द्वारा 1 साल तक किए गए व्यापक सर्वेक्षण के बाद हाल ही में बेंगलुरु को भारत की तेंदुए की राजधानी का खिताब मिला है। सर्वेक्षण में पता चला है
कि शहर के बाहरी इलाकों में लगभग 80 से 85 जंगली तेंदुए रहते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने फसल विविधीकरण रणनीति के तहत 2025 में कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब में 2025 में कपास की खेती में 20% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2,49,000 एकड़ से बढ़कर 2,98,000 एकड़ हो गई है, यानी कि 49,000 एकड़ से ज़्यादा की वृद्धि हुई है दोनों। यह वृद्धि फसलों की विविधता लाने और धान पर निर्भरता कम करने के लिए राज्य के व्यापक प्रयास का ये एक हिस्सा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कितनी वृद्धि हुई है, तो ये हुई है 49,000 एकड़ की। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी पारंपरिक गोवा की शराब को जून 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओजोफेनी। ओजोफेनी को गोवा में जीआई टैग मिला है इसका। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ओजोफेनी जो काजू के फलों से बनाई जाती है, इसे जून 2025 में जीआई टैग मिला है। यह टैग गोवा के पारंपरिक विरासत को मान्यता देता है और इसके वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देता है। तो आपको याद रखना है ओजोफेनी। अगला प्रश्न है, जून 2025 में एनआईआईएफ की 6ठी संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है दोस्तों निर्मला सीतारमण ने। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जून 2025 में एनआईआईएफ की 6ठी संचालन परिषद की अध्यक्षता की है। इस बैठक में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं और निवेशकों की भागीदारी पर चर्चा हुई। यही बात किया जाए एनआईआईएफ की, तो एक फंड मैनेजर है जो कि भारत में बुनियादी ढांचे और संबंधित क्षेत्रों में निवेश करता है। यह भारत का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड है जिसे 2015 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा संचालित संस्था एनआईआईएफ अंतर्राष्ट्रीय भारतीय निवेशकों के लिए एक सहयोगात्मक निवेश मंच है, जिसका उद्देश्य घरेलू बुनियादी ढांचे और इक्विटी पूंजी निवेश करना है। ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 तक भारत का पहला एआई समर्थित उपग्रह कौन सा स्टार्टअप लॉन्च करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों टेक मी टू स्पेस। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप टेक मी टू स्पेस सितंबर 2025 तक भारत का पहला एआई समर्थित उपग्रह लॉन्च करेगा, जो कृषि और आपदा प्रबंधन में मदद करेगा। उनका स्टार्टअप सितंबर तक इसरो के SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर भारत का पहला थिंकिंग डेटा कंप्यूट सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसका एआई इन्फ्रेंस मॉडल उपग्रहों को न केवल डेटा एकत्रित करने की अनुमति देता है, बल्कि अंतरिक्ष में इसका अर्थ निकालने की भी अनुमति देता है।